प्रिय परीक्षार्थियों, राजनीति विज्ञान की नेट परीक्षा से संबंधित इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। राजनीति विज्ञान में जेआरएफ नेट परीक्षा से संबंधित ये मेरा 6th वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो पूरी तरह से नेट की तैयारी से संबंधित, नेट से संबंधित 2022 अक्टूबर 2022 का पेपर, उसके बाद 2020 का पेपर जो दो पार्ट्स में कंप्लीट किया गया है, प्रश्न नंबर 1 से लेकर 50 तक, और फिर दूसरे पार्ट में 51 से लेकर के 100 तक। तो आज के इस वीडियो में हम अक्टूबर 2019 में संपन्न हुए राजनीति विज्ञान में जेआरएफ नेट की परीक्षा में पहले 50 प्रश्नों की स्टडी करेंगे, प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 50 तक। तो आइए हम 1 बाय 1 जो है प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 50 तक डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में पहला प्रश्न है, आकृति का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ फॉर्म और गुफाओं का रूपक यानी एलिगरी ऑफ केव्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसमें चिंतक दिए गए हैं प्लेटो ए पर, बी अरस्तु दिया गया है, सी मैकियावेली दिया गया है, डी होब्स दिया गया है। जो पुस्तकें हैं थ्योरी ऑफ फॉर्म और एलिगरी ऑफ केव्स, उसका सही थिंकर प्लेटो है। प्लेटो ने स्वरूप का सिद्धांत, आकृति का सिद्धांत, प्रत्यय का सिद्धांत, विचारों का सिद्धांत पुस्तक लिखी थी और कहा था कि विचार जो है शाश्वत और परिवर्तनहीन है। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति लौकिक दुनिया की ओर देखता है। इसी तरह उन्होंने अपनी पुस्तक गुफाओं का रूपक यानी एलिगरी ऑफ केव्स में कहा है कि मनुष्य एक गुफा की तरह, जिस तरह से जो मनुष्य गुफा के अंदर रहता है वो आग को ही बाहर निकलने पर सूर्य का प्रकाश समझ लेता है, इसी तरह से जो है ह्यूमन नेचर के बारे में प्लेटो ने अपनी ये जो है 2 पुस्तकें लिखी थी, थ्योरी ऑफ फॉर्म और एलिगरी ऑफ केव्स। तो ये दोनों पुस्तकें प्लेटो की है। इस प्रश्न का सही विकल्प ए है प्लेटो, क्योंकि अरस्तु ने द पॉलिटिक्स लिखी थी, मैकियावेली ने द प्रिंस लिखी थी और होब्स ने लेवियाथन। तो प्लेटो इस प्रश्न का सही विकल्प है। दूसरा प्रश्न है, अर्थशास्त्र को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है। श्रुति, ए पर श्रुति दिया गया है, बी पर स्मृति दिया गया है। श्रुति डिक्टेट करना, किसी को सुनना, स्मृति कोई यादगार की चीज़, संहिता, नियमावली, और डी जो है नीति शास्त्र। वास्तव में जो अर्थशास्त्र पुस्तक है वो वस्तु का उत्पादन, वस्तु का वितरण, वस्तु का विनिमय, वस्तुओं का धन का उपभोग करने से संबंधित है। अर्थशास्त्र में जो है वो एक प्रकार का नीति शास्त्र है, तो इसका डी विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 3, वंदना शिवा निम्नलिखित में से किस रूप में जानी जाती है। ए उत्तराधुनिकतावादी, बी मार्क्सवादी, सी पर्यावरण हितैषी नारीवादी इको फेमिनिस्ट, और डी रूढ़िवादी। इस प्रश्न का सही विकल्प सी है, पर्यावरणवादी भी है और नारीवादी हितैषी भी है, इसलिए इसको इको फेमिनिस्ट कहा गया है। वंदना शिवा का जन्म जो है 5 नवंबर 1952 को देहरादून में हुआ। ओटेरियो यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की और ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट जो है उसको लीड कर रही है महिलाओं के बारे में और पर्यावरण के बारे में। तो इस प्रश्न का सही विकल्प जो है वंदना शिवा पर्यावरणविद भी हैं और नारीवादी भी। प्रश्न नंबर 4 दिया गया, निम्नलिखित में से स्वतंत्रताओं में से किसका उल्लेख रूजवेल्ट ने नहीं किया था। क वाक स्वतंत्रता, ख उपासना की स्वतंत्रता, ग भय से स्वतंत्रता और घ शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता।
ये अमेरिकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे। उन्होंने 6 जनवरी 1941 को 4 प्रकार की मौलिक स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया। पहली मौलिक स्वतंत्रता उन्होंने कही थी बोलने की, प्रत्येक व्यक्ति को आज़ादी होनी चाहिए। दूसरी, पूजा उपासना की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तीसरी स्वतंत्रता उन्होंने बताई थी चाहत से मुक्ति की। और चौथा बताया था उन्होंने से भय से मुक्ति की। तो इसमें जो चौथी स्वतंत्रता है, जो शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता है, उसका रूजवेल्ट ने उल्लेख नहीं किया, बल्कि रूजवेल्ट ने भय से मुक्ति दिलाना जो है उस स्वतंत्रता की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया था। निम्नलिखित में से कौन स्वेच्छातंत्रवाद का समर्थक नहीं है? स्वेच्छातंत्रवाद का मतलब जो है व्यक्ति अपनी इच्छाओं के अनुसार जिस प्रकार के नियम कानूनों का निर्माण करता है, उस तरह की जो विचारधारा है वो स्वेच्छातंत्रवाद है। और इसमें ए रॉबर्ट नोजिक, बी मिल्टन फ्रीडमैन, सी रॉबर्ट डेल और डी एफ ए हाइक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रॉबर्ट डेल है। रॉबर्ट डेल ने जो है बहुशासन प्रणाली का समर्थन किया था, बहुलवादी लोकतंत्र का समर्थन किया था। तो स्वेच्छातंत्रवाद के जो समर्थक है वो रॉबर्ट डेल नहीं है। बाकी रॉबर्ट नोजिक, मिल्टन फ्रीडमैन और एफ हाइक तीनों जो है स्वेच्छातंत्रवाद के समर्थक हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया गया है इसमें, नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रतिपादक कौन था? नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रतिपादक कौन था? टी एच मार्शल, बी एथनी गिडेंस, सी बी एस टर्नर और डी डेविड हेल्ड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है बी एस टर्नर है। सी विकल्प जो है इसका सही है। उन्होंने कहा था कि भूमंडलीकरण के दौर में नागरिकता की जो अवधारणा है उसमें सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन है वो लगातार चुनौती बन रहे हैं। तो इसलिए जो है नागरिकता का जो बहुलवादी सिद्धांत है उसके संबंध में बी एस टर्नर की ये दृष्टिकोण था। प्रश्न नंबर 7 है, वितरणात्मक न्याय मुख्यतः सम्मान व संपदा के वितरण से संबंधित है, ऐसा किसने कहा? यानी जो वितरणात्मक न्याय है उसमें सम्मान का और संपदा का वितरण करना है, बंटवारा करना है लोगों में, ताकि सभी को जो है न्याय प्राप्त हो। ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी मार्क्स, डी ग्रामसी। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है अरस्तु है। ये अरस्तु ने सिद्धांत दिया था। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित में से किसने अपने न्याय सिद्धांत में उपयोगितावाद की निंदा की? उपयोगितावाद का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मानव कल्याण में कार्य किया जाए। ऐसे न्याय सिद्धांत की किसने निंदा की थी? इसमें ए प्लेटो, बी हाइक है, सी रोल्स है और डी मिल्टन है। तो इसका सही उत्तर जो है सी है, रोल्स है। रोल्स ने कहा था कि समाज के सभी लोगों को कुछ ऐसी स्वतंत्रताएं दी जानी चाहिए जो मानव अस्तित्व के लिए बुनियादी है। यानी उनके बगैर जो है मानव का अस्तित्व नहीं रह सकता, इसलिए वो जो बुनियादी स्वतंत्रताएं बेसिक वो बहुत ज़रूरी है न्याय सिद्धांत। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट द्वारा लिखित पुस्तक का पूरा शीर्षक? इसमें पुस्तक का एक शीर्षक बताना है, उसमें टाइटल पूरा क्या दिया गया? ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, भी दिया गया ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन विद स्ट्रक्चर ऑन पॉलिटिकल एंड मॉरल सब्जेक्ट्स, सी रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रेवोल्यूशन और डी ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन बींग्स। मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट की जो पुस्तक है वो विमेन के बारे में है, नारीवादी चिंतक थे। और उनकी जो पुस्तक है वो उनका जो बी है वो सही इसमें जो विकल्प है ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन विद स्ट्रक्चर ऑन पॉलिटिकल एंड मॉरल सब्जेक्ट्स। प्रश्न नंबर 10 इसमें है, किसने कहा प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा
अनुरक्षित अधिकारों के लिए जाना जाता है? ए लास्की, बी ग्रीन, सी ईगल और डी बार्कर। तो इसका सही विकल्प जो है लास्की है। लास्की अधिकारों के समर्थक थे। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए अधिकार आवश्यक है। अधिकारों को प्रदान करना राज्य का ड्यूटी है। प्रश्न नंबर 11 दिए गए हैं, किस घटना ने पेरियार को नास्तिक बनाया? ए आत्मसम्मान आंदोलन, 2 काशी यात्रा, 3 द्रविड़ राष्ट्रीय आंदोलन और सी जो है इसमें डी है समाज में भेदभाव के कारण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है बी है। बी में काशी की जो तीर्थ यात्रा की घटना है उसके बारे में दिया गया है। 1904 में पेरियार ने जो है काशी में शिव दर्शन के लिए वो गए। वहाँ उन्होंने भिखारियों को देखा और कई तरह की व्यवस्थाएं देखी और जब वो भोजन करने के लिए गए तो उनको जो है पूरे धक्के मार करके उस मंदिर से बाहर निकाल दिया गया। तो उनका जो फिलॉसफी थी ईश्वर के प्रति वो लगातार बदल गई और उन्होंने जो है उसी समय से इसके विरुद्ध जो है लिखना शुरू कर दिया। तो इसका सही विकल्प जो है बी है। प्रश्न नंबर 12 दिया गया, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? वर्ष 1999, वर्ष 1998, 1997 और 1996। इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वर्ष 1999 है। ये विकल्प जो है सही है। जयप्रकाश नारायण को ये जो पुरस्कार है ये सामाजिक सेवा के लिए दिया गया था। उन्होंने भारत में समग्र क्रांति की, टोटल रेवोल्यूशन क्रांति की धारणा दी थी कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक हर प्रकार के क्षेत्र में क्रांति बदलाव की आवश्यकता है, तभी जो है संपूर्ण विकास हो सकता है। टोटल रेवोल्यूशन का कंसेप्ट दिया था उन्होंने। प्रश्न नंबर 13, किस वर्ष में रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग के नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया? इसमें ए विकल्प है वर्ष 1919, बी 1924, सी 1935, डी 1937। तो इसका सही विकल्प जो है ए है 1919। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में नरसंहार हुआ था और निर्दोष लोग मारे गए थे। इस घटना से द्रवित होकर के रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की जो उपाधि है वो त्याग कर दी। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा कबीर से संबंधित नहीं है? ए बेगमपुरा, बी भक्ति, सी पंचवाणी, डी लैंगिक असमानता। इसमें सही विकल्प ये है बेगमपुरा। ये संत शिरोमणि रविदास से संबंधित है। बेगमपुरा का मतलब होता है बिना गम के, या जहाँ पर कोई दुख नहीं है, किसी प्रकार का न दुख है, न चिंता है, न कष्ट है। संत रविदास कहते हैं कि मैं ऐसी स्थायी सत्ता में रहना चाहता हूँ और ऐसी आत्मिक अवस्था में रहना चाहता हूँ जहाँ किसी प्रकार का संशय नहीं है, किसी प्रकार का भ्रम नहीं है, किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। तो बेगमपुरा जो है वो संत रविदास से संबंधित है। ये विकल्प। प्रश्न नंबर 16 दिया गया है, भारत सरकार ने किस वर्ष में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? ए वर्ष 1984, बी वर्ष 1985, सी वर्ष 1986, डी है वर्ष 1987। तो इसका सही विकल्प ये है 1984। 1984 यानी 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। उन्हीं के जन्मदिन पर जो है राष्ट्रीय युवा दिवस जो है मनाने का जो आरंभ है वो 1984 से शुरू किया गया और 11 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और ये जो है सन 2000 से मनाने की प्रक्रिया आरंभ की गई। प्रश्न नंबर 16 है, पुस्तक एस्केप फ्रॉम फ्रीडम, आज़ादी से बाहर निकलना, ये पुस्तक के लेखक कौन है? ए हर्बर्ट मार्क्यूस, बी एरिक फ्रोम, सी जुर्गन हैबरमास और डी थॉमस फ्रीडमैन। तो इस पुस्तक के सही उत्तर जो है एरिक फ्रोम है। एरिक फ्रोम जो है अमेरिका में फ्रैंकफर्ट में जो है जन्मे थे।
1941 में पुस्तक प्रकाशित हुई थी और इस पुस्तक में एरिक फ्रोम ने आज़ादी के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में बताया गया कि समाज द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वतंत्रता का जो सम्मान है वो आंतरिक स्वतंत्रता के बिना पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये जो है अमेरिकन चिंतक के आज़ादी के ऊपर विचार है, स्वतंत्रता के ऊपर विचार है। प्रश्न नंबर 17 है पुस्तक नेशन एंड नेशनलिज्म यानी राष्ट्र और राष्ट्रवाद पुस्तक के लेखक कौन है? ए अर्नेस्ट गिलिनर, बी हंजे मार्गेंतो, सी जी.एस. कोलमैन और डी रजनी कोठारी। तो इस पुस्तक का सही विकल्प जो है ये है अर्नेस्ट गिलिनर है। अर्नेस्ट गिलिनर ने 1983 में इस पुस्तक को प्रकाशित किया था, राष्ट्र और राष्ट्रवाद। उन्होंने इस पुस्तक में राष्ट्रवाद की व्याख्या की है, राष्ट्रवाद की परिभाषा दी है, अलग अलग दृष्टिकोण से विश्लेषण किया है, बताया है किस तरह से एक कृषक समाज औद्योगिक समाज में बदल जाता है, ग्रामीण समाज शहरी समाज में कन्वर्ट होता है। तो राष्ट्र और राष्ट्रवाद के नामक पुस्तक में अर्नेस्ट गिलिनर ने राष्ट्रवाद की ही व्याख्या की है। प्रश्न नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्र एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है, ये सही है विचार। राष्ट्र जो है मनोवैज्ञानिक संकल्पना है। जब हम राष्ट्र को अपनी धर्म, भाषा, जातीय क्षेत्र से ऊपर समझते हैं तो हम राष्ट्रवादी विचारों से पोषित होते हैं। राज्य एक विधिक संकल्पना है, बिल्कुल सही है ये भी, राज्य एक विधिक संकल्पना है, कानूनी रचना है। तीसरा है राष्ट्रवाद जो है राष्ट्र की विशेषता है। बिल्कुल राष्ट्र की विशेषता राष्ट्रवाद से ही पता चलता है, क्योंकि जो जनता है वो संकीर्ण भावना से ऊपर उठ करके देश के लिए हर प्रकार से बलिदान देने के लिए तैयार रहती है। राष्ट्र उनके लिए प्रथम होता है, तो वहीं जो है राष्ट्र के बारे में बताता है। डी जो है इसमें राष्ट्र एवं राज्य सविस्तारी है, ये कथन जो है सही नहीं है, तो इसका उत्तर जो है डी है। प्रश्न नंबर 24 में दिया गया निम्नलिखित में से किसने सोसाइटी फॉर टू डाई विद डिग्निटी यानी सम्मान के साथ मरना, ऐसे समाज का गठन जो है किस चिंतक ने किया था? ए जयप्रकाश नारायण, बी मीनू मसानी, सी कृष्ण अय्यर, डी मेधा पाटकर। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है बी है, मीनू मसानी है, इसका सही उत्तर है। मीनू मसानी ने कहा था, इनका जन्म जो है मई 1981 में मुंबई में हुआ था और उन्होंने जो रचना दी थी कि राइट टू चूज बिटवीन लाइफ एंड डेथ यानी जीवन और मृत्यु के बीच में चुनने का जो है अधिकार दिया जाए। प्रश्न 25 है प्राकृतिक एवं परंपरागत असमानता के बीच किसने भेद किया? ए होब्स है, बी लोक, सी रूसो, डी बेंथम। तो इसमें जो सही विकल्प है और रूसो है। रूसो ने कहा था कि जो प्राकृतिक समानता है, जो प्रकृति से चल रही आ रही है, नेचुरल मेड है, और जो परंपराओं से चली आ रही है, उन दोनों असमानताओं के बीच डिफरेंस है। प्रश्न नंबर 26 है क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? 1997, बी 2000, सी 2005, डी 2006। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है 2005 में लागू हुआ था, 16 फरवरी 2005 को। 1997 में ये बना था। जलवायु परिवर्तन को लेकर के जितने भी बाध्यकारी उत्सर्जन है उनमें कमी को लेकर के इसका उद्देश्य रखा गया और ये एक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संधि थी। प्रश्न नंबर 27 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी बना? वर्ष 1945, 46, 47 और 48, 4 संधि है इसमें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी है, 1946 में ये बना था। अक्टूबर 1919 में लीग ऑफ नेशन का ये एक ऑर्गेन्स था। उसके बाद 1946 में ये यूएन का ऑर्गेन बना, जेनेवा इसका जो है मुख्यालय है। ये मानव एवं श्रमिकों के विकास के लिए इस विशिष्ट अभिकरण की रचना की गई।
प्रश्न नंबर 28 है, विधिक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किसे सॉफ्ट लॉ कहा जाता है? पर्यावरण का अधिकार, विकास का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, निजता का अधिकार। सॉफ्ट लॉ का मतलब जो है बिल्कुल नरम कानून। ये जो है विकास के अधिकार से जुड़ा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी फॉर्मेलिटी न की जाए, ऐसी संधियाँ समझौते न किया जाए जिससे आर्थिक विकास रुके, जैसे करेंसी की मोबिलिटी जो है किसी प्रकार से बाधा पहुँचे। प्रश्न 29 है, यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष में हुई? इसमें दिया गया है 1945, 1946, 1947, 1948। तो यूनेस्को की स्थापना जो है वर्ष 1945 में हुई थी, 16 नवंबर 1945। इसका ए सही है विकल्प है। इसका मुख्यालय पेरिस में है। प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित तिथियों में से किस तिथि को भारत मानव अधिकार परिषद का सदस्य बना? तो इसमें 1 अगस्त 2019, 1 जून 2019, 1 जनवरी 2019, 1 जुलाई 2019। इस प्रश्न का सही विकल्प सी है, 1 जनवरी 2019 को भारत जो है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का सदस्य बना। इससे पहले यह संस्था संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग थी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 है, पुस्तक पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, बदलते हुए समाज में राजनीतिक व्यवस्था पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए लुसियन पाई, बी जी आमंड, सी अर्नेस्ट बार्कर और डी एस पी हंटिंगटन। तो इस प्रश्न का सही विकल्प जो है डी है, एस पी हंटिंगटन जो है उनकी ये पुस्तक थी जो 1968 में प्रकाशित हुई थी। एस पी हंटिंगटन अमेरिकन मूल के लेखक हैं और उन्होंने नव संस्थावाद दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया। हंटिंगटन का कहना है कि राजनीतिक संस्थाओं का राजनीतिक व्यवस्था बदलने में महत्वपूर्ण रोल रहा है। प्रश्न नंबर 20 है, आस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट पुस्तक किसने लिखी? तो इसमें ए लुसियन पाई, बी जी आमंड, सी जे सेबाइन और डी मॉरिस डोर्जर। इस प्रश्न का सही उत्तर लुसियन पाई है जो चीनी मूल के अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक है। लुसियन पाई ने कहा था कि तीसरी दुनिया के आधुनिकीकरण में राजनीतिक विकास के सिद्धांत में विशिष्ट संस्कृति की भूमिका रही है। यानी राजनीतिक विकास के विभिन्न जो पक्ष हैं उन पर इस पुस्तक में लुसियन पाई ने स्टडी की है। प्रश्न नंबर 21 है, जी ए आमंड के अनुसार सजातीय संस्कृति अपेक्षाकृत किसमें पाई जाती है? ए विकसित देशों में, बी अविकसित देशों में, सी विकासशील देशों में, डी सर्वाधिक अलग विकसित देशों में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए है, विकसित देशों में। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दलों का नहीं है? ए समाजीकरण व भर्ती, बी हितों की अभिव्यक्ति, सी हितों का समूहन और डी है नियम अधिनियम। तो प्रश्न नंबर 22 का जो डी है वो विकल्प सही है। ये जो नियम अधिनियम है वो कार्य जो है न्यायपालिका का है। समाजीकरण करते हैं आम जनता का, राजनीतिक दलों में भर्ती करते हैं, हितों की अपने अभिव्यक्ति करते हैं, हितों का समूहन भी करते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन गलत है? वैश्वीकरण का तात्पर्य अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीयकरण है। कथन सही है। वैश्वीकरण बाजार अर्थव्यवस्था पर बल देता है। ये भी कथन जो है सही है। वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था की निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को बढ़ावा देता है। ये भी सही है। वैश्वीकरण संकीर्ण संस्कृति को बढ़ा देता है। ये अभिकथन गलत है। यानी इस प्रश्न का ये सही उत्तर है। सही उत्तर डी है। प्रश्न नंबर 31 है, संस्कृतिकरण शब्द की रचना किसने की? एम.एन. श्रीनिवास, एम.एस. गोलवलकर, एस.पी. मुखर्जी, इंद्रे बेते। एम.एस. गोलवलकर ने हिंदुत्व की रचना की थी। एस.पी. मुखर्जी समाजशास्त्री थे। इंद्रे बेते भी सोशोलॉजिस्ट थे। एम.एन. श्रीनिवास सोशोलॉजिस्ट थे। और इस प्रश्न का सही उत्तर जो है एम.एन.एस. श्रीनिवास ही है, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि उच्च वर्ण या उच्च जाति के लोगों
के जो रीति रिवाज हैं, जो संस्कार है, जो मान्यताएं हैं, जो रहन सहन है, खान पान है, उसको अगर निम्न वर्ण निम्न जाति के लोग अपनाते हैं, फॉलो करते हैं, तो उसे संस्कृतिकरण कहा जाता है। इस प्रश्न का सही विकल्प ए है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? 123, 221, 222 और 223। ये जो है सही अनुच्छेद 123 है। अध्यादेश जारी ये 6 सप्ताह तक जारी रहता है। प्रश्न नंबर 33 है, राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें जो है वे क्षेत्रीय जोनल परिषद की अध्यक्षता करते हैं, वे अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष हैं, वे निर्वाचन आयोग के अनुच्छेद 102 के अंतर्गत किसी संसद सदस्य को योग्य घोषित कर सकते हैं, वे अपने विवेकानुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 34 दिया गया है, किसने लोक प्रशासन को राज्य के कार्यों पर प्रयुक्त प्रबंधन की कला और विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? यानी लोक प्रशासन जो है वो राज्यों के कार्यों पर जो है मैनेजमेंट करता है, उसकी जो है कला और विज्ञान का जो है एक प्रकार से मैनेजमेंट है। इसमें विकल्प एल डी वाइट, एस साइमन, डी वाल्डो, फिफनर व प्रेस्ट। तो प्रश्न नंबर 34 का जो है सही उत्तर डवाइट वाल्डो है। प्रश्न नंबर 35 है, संगठन में संचार प्रक्रिया का अनुरूप है? इसमें जो है ए दिया गया प्रेषक, संदेश, प्राप्तकर्ता, संकेतन। बी संदेश, फिर चैनल, फिर फीडबैक, फिर संकेतन। सी दिया गया प्रेषक, फिर संकेतन, फिर विसंकेतन, फिर प्राप्तकर्ता। और डी में दिया गया प्रेषक, संकेतन, संदेश और चैनल। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर सी है, जिसमें प्रेषक, संकेतन, विसंकेतन दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, किसके नेतृत्व को अधीनस्थों को लगन और विश्वास के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करने की जो प्रबंध की योग्यता है के रूप में परिभाषित किया गया है? ए कूर्ज ओडनल, बी चेस्टर बर्नार्ड, सी एम.पी. फोर्ले, डी पीटर ड्रकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए है। कूर्ज जो है डोनेल ने कहा था कि जो सबऑर्डिनेट कर्मचारी है उनको कार्य करने के लिए प्रेरित करना है तो वो प्रबंधक की योग्यता पर डिपेंड करता है। भारत में पंचायती राज निकायों के लिए निर्वाचन किस संवैधानिक प्रावधान के अनुसार कराए जाते हैं? अनुच्छेद 243 जे, अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 एल, अनुच्छेद 243 एम। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है अनुच्छेद 243 के है। अनुच्छेद 243 के अनुसार जो है राज्य विधानमंडल प्रावधानों की व्यवस्था करता है, राज्यपाल के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं। 38 में दिया गया टूवर्ड ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीनो ब्रुक पुस्तक के संपादक जो है नाम बताना है। जेम्स चार्ल्सवर्थ, फ्रैंक मोरिनी, W.F. विलोबी, फ्रैंक जे गुडनाउ। तो ये जो है फ्रैंक मोरिनी की है पुस्तक। कौन सा संवैधानिक प्रावधान ग्राम सभा के गठन से संबंधित है? अनुच्छेद 243 ए, अनुच्छेद 243 बी, अनुच्छेद 243 सी, अनुच्छेद 243 डी। इसमें 243 ए जो है वो ग्राम सभा के गठन से संबंधित है कि 20 लाख से अधिक जनसंख्या न होने पर मध्यवर्ती पंचायत का गठन नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की नीति का मूल्यांकन उसके आधारभूत उद्देश्यों की प्राप्ति की सफलता के स्तर को निर्धारित करने पर बल देता है? ए कार्यक्रम रणनीति मूल्यांकन, बी कार्यक्रम प्रभाव मूल्यांकन, सी परियोजना की निगरानी और डी है लागत लाभ विश्लेषण। इसमें जो प्रश्न बी है कार्यक्रम प्रभाव मूल्यांकन ये सही विकल्प है। प्रश्न नंबर 44 आगमनात्मक विधि को अंगीकार किए जाने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से दो विकल्प सही हैं? 1 प्लेटो, 2 मैकियावली, 3 थॉमस एक्विनस और 4 है थॉमस होब्स। आगमनात्मक विधि जो है इंडक्टिव मेथड किसे कहेंगे? जो मूल प्रश्न है वो ये है कि आगमनात्मक जो विधि है वो किसे कहा जाता है। इसमें जो है
एक राजनीतिक विद्वान पहले विषय वस्तु के उदाहरण देता है, फिर नियमों को पारित करता है। यानी ये विधि जो है एक प्रकार से छात्र केंद्रित है। मूर्त से हमें अमूर्त की ओर ले जाती है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और सरल से कठिन की ओर ले जाती है। तो आगमनात्मक विधि जो है मुख्य तौर पर जो है मैकियावेली और थॉमस होब्स ने जो है इसको अपनाया था। तो इसका सी विकल्प सही है। प्रश्न 45 निम्नलिखित में कौन से दो सही है? प्लेटो ने अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों पर अधिक बल दिया, बिल्कुल सही है। उसका आदर्श राज्य केवल एक विचार था, न्याय की वास्तविकता, ये भी सही है। वह नारीवादी नहीं था, ये गलत है। उसने वर्ग राज्य की बात कही, ये भी गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर 1 और 2 है, यानी ए इसका जो है सही विकल्प है। प्रश्न नंबर 46 निम्नलिखित में से कौन लेखक इटली से है? 1 विल्फ्रेड प्रेटो, 2 गैएटानो मोस्का, 3 रॉबर्ट मिचल्स, 4 सी राइट मिल्स। तो इसमें 1 और 2 यानी विल्फ्रेड प्रेटो और गैएटानो मोस्का दोनों ही इटली के थे। तो ये विकल्प इसका सही है। प्रश्न नंबर 41 इसमें दिया गया, निम्नलिखित में से कौन से दो सही है? अगस्त काम्से के अनुसार प्रेक्षण, प्रयोग, तुलना 3 मुख्य विधि हैं, सही है। बलटसली के अनुसार दार्शनिक एवं ऐतिहासिक विधियाँ विधियाँ होती हैं, ये भी सही है। समकालीन समय में बहुत कम विचारक व्यवहारवादी व आगमनात्मक विधियों का उपयोग करते हैं, बिल्कुल गलत है। जॉन रॉल्स के निगमनात्मक व मताग्रही विधियों का उपयोग किया था, ये भी गलत है। विकल्प 1 और 2 सही है। तो 41 का जो है ये सही है। 42 निम्नलिखित में से कौन सी महिलाओं की समानता संबंधी तर्क है? पुरुषों की तुलना में महिलाओं की निम्नता समाज द्वारा बनाई गई है, जो विधिक रूप से न्यायोचित नहीं है, ये सही है। मुक्ति व समानता के सिद्धांत महिलाओं की स्थिति पर लागू न होना विरोधाभासी, ये भी सही है। महिलाएं प्राकृतिक रूप से पुरुषों से भिन्न है, ये समानता संबंधी तर्क नहीं है। महिला समानता बनी रही क्योंकि इसे न्यायोचित ठहराया गया, ये भी सही नहीं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प ए है, 1 और 2। प्रश्न 43 है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही ढंग से सम्मिलित हैं? इसमें दिया गया है जॉन रॉल्स समतावादी, प्लेटो आदर्शवादी, मैरी वोल्फोस्ट कम्युनिस्ट, ग्राम्सी नारीवादी। तो जॉन रॉल्स जो है समतावादी थे, बिल्कुल न्याय का उन्होंने विचार दिया है। प्लेटो आदर्शवादी थे, उन्होंने आदर्श राज्य और दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया है। मैरी वोल्स्टोक्राफ्ट जो है नारीवादी थे, ये गलत है। और ग्राम्सी नारीवादी नहीं, साम्यवादी थे, ये भी गलत है। तो ए सही है इसका, 1 और 2 सही है। प्रश्न नंबर 47 आगन्ना सूत्र किससे संबंधित है? जीवन की उत्पत्ति, बिल्कुल सही है। समाज व्यवस्था या जातियों की उत्पत्ति, ये भी सही है। धर्मनिरपेक्षता की उत्पत्ति गलत है। 6 मोड़ वाली नीति उत्पत्ति, ये भी गलत है। इसमें विकल्प 1 और 2 सही है। आगन्ना सूत्र जो है महात्मा बुद्ध के उपदेश दिए गए हैं, महात्मा बुद्ध का जीवन के रहस्य के बारे में ज्ञान दिया गया है। प्रश्न नंबर 48 है, राम मनोहर लोहिया किसके विरोधी थे? पूंजीवाद के विरोधी थे, बिल्कुल सही। साम्यवाद के विरोधी थे, समाजवाद के समर्थक थे, शक्तियों का विकेंद्रीकरण के समर्थक थे। तो इसमें जो है ए और 2 यानी ए विकल्प जो है सही है। निर्वाचन आयुक्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन से अभिकथन सही हैं? प्रश्न नंबर 49 उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही है। उन्हें आधारों पर अपने पद से हटाया जा सकता है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, गलत। मुख्य चुनाव आयुक्त की संस्तुतियों के आधार पर ही उन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, सही। उनके पद का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले है, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो 1, 3 और 4 है, डी विकल्प सही है। तो आज का हमारा ये जो है वीडियो लेक्चर था अक्टूबर 2019 से रिलेटेड नेट एग्ज़ाम का। ये पार्ट 1 है, इसमें हमने पहले पार्ट की स्टडी की है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न नंबर 50 से लेकर के 100 तक जो प्रश्न है उन पर स्टडी करेंगे। तो आज का बस ये लेक्चर यहाँ कंप्लीट होता है। आप सभी का
धन्यवाद। और आने वाली वीडियो जो है लगातार आप देखते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।